हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द चैनल। डियर फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 11 से लेकर के सेक्शन नंबर 20। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो फ्रेंड्स चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 11 की, जो बात करता है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की ड्यूटीज के बारे में। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ना 3 सब सेक्शन देखने हैं। तो सबसे पहले सब सेक्शन में ये बोला गया है कि अगर मान लीजिए एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, आपको उसको कोई नोटिस भेजना है, कोई लेटर भेजना है या कुछ भी कम्युनिकेट करना है, तो कहाँ करना है? तो फिर यहाँ पर कहते हैं कि आपको उस रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का जो हेड ऑफिस होगा ना, उस हेड ऑफिस के एड्रेस पर ही भेजना पड़ेगा कोई भी लेटर या कोई भी नोटिस। अब सवाल ये उठता है कि उस रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का हेड ऑफिस आप किसको मानोगे, किस एड्रेस पे भेजनी है? देखो फ्रेंड्स, जो एड्रेस कहते हैं आपने ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवाया है, उसी एड्रेस को ही हम मान लेंगे कि आपके रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के हेड ऑफिस का एड्रेस है। समझे? तो सबसेक्शन 1 क्लियर हो गया। फिर जो एड्रेस आपने रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, वहीं पर ही अगर किसी ने भी उस यूनियन को कोई लेटर या कुछ भी नोटिस भेजना है तो उसी एड्रेस में भेजेगा। तो अब हम इसके सबसेक्शन 2 की बात करते हैं। आपने प्रीवियस वीडियो में ये बात समझी थी ना कि मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं, या तो टोटल वर्कर्स का 10% या फिर 100, इन दोनों में से जो कम होगा उसी को हम मिनिमम मेंबर्स मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए टोटल वर्कर्स हैं 500, इसका जब हम 10% करते हैं तो कितना आया? 50 और 100 वर्कर्स। अब ये 50 और 100 इन दोनों में से कम कौन सा है? 50। तो दैट मीन्स मिनिमम वर्कर्स कितने हुए? मिनिमम मेंबर्स इसमें हुए 50। तो हम मान के चलते हैं कि XYZ जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है उसके मिनिमम मेंबर्स 50 है, 50 है। लेकिन मान लीजिए ये 50 मेंबर्स अब कम हो गए हैं। अगर कहते हैं वो मिनिमम मेंबर्स कम हो गए हैं, तब आपकी ड्यूटी बनती है, उस रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की ये ड्यूटी बनती है कि वो रजिस्ट्रार को इसके बारे में इन्फॉर्म करेगा। ये भी पॉइंट क्लियर हुआ सेकंड भी। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड सब सेक्शन की, जो कहता कि आपके रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में आप कुछ भी चेंज कर रहे हो, लाइक आप अपने ट्रेड यूनियन का नेम ही चेंज कर रहे हो, आप उसका एड्रेस चेंज कर रहे हो, आप कोई भी न्यू रूल बना रहे हो, कुछ भी चेंज कर रहे हो, तो उसके बारे में कहते रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना भी आपकी ड्यूटी बनती है। तो यही थे फ्रेंड्स वो 3 सब सेक्शंस जो कि हमें सेक्शन 11 में बताए गए हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 12। फ्रेंड्स 12 सेक्शन की अगर मैं बात करूं, उससे पहले अगर आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट्स हो और ये वीडियो देख रहे हो, तब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हमने एक कंपनीज के रिलेटेड बात समझी थी कि कंपनीज की अपनी एक लीगल सेपरेट एंटिटी होती है। याद आ रहा है कुछ कि कंपनी अलग होती है और उसके जो एम्प्लॉयज वगैरह जो होते हैं उनकी अपनी अलग पहचान होती है, कंपनी की अपनी अलग। कंपनी को हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। याद आ रहा है आपको? हाँ, बस वही सेम चीज अब यहाँ लागू होगी। मतलब कि अगर एक ट्रेड यूनियन है, जब कहते वो रजिस्टर्ड हो जाती है, तो वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की भी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। सेम वही कंपनी वाले पॉइंट्स अब यहाँ भी हम पढ़ेंगे। वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन भी क्या है? एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है, उसकी एक अपनी अलग पहचान बन जाती है। मतलब कि यूनियन अलग है और यूनियन के मेंबर्स अलग है, दोनों को हम सेपरेटली देखेंगे। समझे? नंबर 2, नेम। अब उस कोई भी अगर लीगल काम करना है आपने, राइट, कोई भी लीगल वर्क करना है, तो उसमें कहते हैं उस रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का जो नेम है उसी नेम से ही सारा काम होगा। ठीक। थर्ड पॉइंट, परपेचुअल सक्सेशन। जैसे कंपनी में होता था ना कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कंपनी चलती जा रही है, वैसे ही ट्रेड यूनियन में भी कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, मतलब मेंबर्स के आने जाने से यूनियन बंद नहीं हो जाती, वो खत्म नहीं हो जाती, वो चलती ही रहती है। क्लियर? फोर्थ पॉइंट, कॉमन सील। अगर आपको अपने स्कूल के या कॉलेज टाइम के एग्जाम्स याद हो,
तो आपके स्कूल के नेम की स्टैंप लगती थी आपके वो आंसर शीट पर, राइट, लगती थी ना। तो वो क्या थी, वो आपके स्कूल की एक लीगल स्टैंप थी। ठीक उसी तरह से यूनियन की भी, उस रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की भी क्या होती है, एक लीगल, एक ऑफिशियल स्टैंप होती है जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर्टी। ये जो यूनियन है ना अपने पास प्रॉपर्टी भी रख सकती है, फिर चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो। मूवेबल मतलब कि कोई भी फर्नीचर, कोई व्हीकल, इस तरह से। इमूवेबल का मतलब लैंड, बिल्डिंग। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बोले तो अब ये रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के रिलेटेड कोई भी अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर सकती है। sue and be sued, इसका मतलब ये है क्योंकि अब वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन चुकी है यार, तो यहाँ पर कहते हैं रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अब किसी के अगेंस्ट केस भी फाइल कर सकती है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी को लगता है कि इसे ट्रेड यूनियन ने गलत करा है तो वो सामने वाला पर्सन यूनियन के ऊपर भी केस फाइल कर सकता है। तो यहाँ लास्ट पॉइंट ये बोलता है कि यूनियन भी किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती है और सामने वाला पर्सन भी उस यूनियन के ऊपर क्या है, केस फाइल कर सकता है, मतलब कि लीगल एक्शन ले सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने इतने डिटेल में इसलिए नहीं बताए बिकॉज ऑलरेडी ये तो बेसिक कंसेप्ट है, हर एक कॉमर्स स्टूडेंट को क्लियर ही होते हैं, राइट। सो ठीक है, ये सेक्शन भी क्लियर हुआ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 13। कहते हैं पिंकू ने ना, जो पिंकू है, आपने ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड तो करवा ली है, लेकिन यार फिर भी उसकी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की जो वो रजिस्ट्रेशन है ना उसको वैलिड माना ही नहीं जा रहा है। ऐसा क्या हो गया यार? दरअसल पता क्या है, पिंकू ने अपनी ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड तो कराई बट कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर करवा ली, सो दैट्स व्हाई उसकी रजिस्ट्रेशन को वैलिड ही नहीं माना जा रहा है, वॉइड माना जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसीलिए इस बात का कहते हैं ध्यान रखना कि आप अगर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002, कंपनीज एक्ट 2013 या स्टेट के जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज लॉ होते हैं, इनमें से किसी भी लॉ के तहत अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो फिर वो रजिस्ट्रेशन जो है मायने नहीं रखती है, क्योंकि कहते कि ये वाले एक्ट्स जो हैं यहाँ पर अप्लाई ही नहीं होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है अगर कोई जानबूझकर या गलती से इनमें से किसी भी लॉ के तहत, एक्ट के तहत करवाता है रजिस्ट्रेशन, तो ठीक है भाई, हम मानेंगे नहीं उसको। क्लियर हुआ? तो ये पिंकू जैसी गलती नहीं करनी है, ठीक। सो आई होप सेक्शन 13 बहुत सिंपल था, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 14। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं सब सेक्शन 1 की। अगर मान लीजिए एक फैक्ट्री है और उसमें एक ट्रेड यूनियन है जो कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, तो उस फैक्ट्री में कहते या तो एक नेगोशिएटिंग यूनियन होगी या फिर नेगोशिएटिंग काउंसिल का होना जरूरी है। क्या बोला मैंने कि अगर एक फैक्ट्री में रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है तो उस फैक्ट्री में बहुत जरूरी है नेगोशिएटिंग यूनियन का होना या फिर नेगोशिएटिंग काउंसिल का होना। लेकिन क्यों, इनका क्या काम है? फ्रेंड्स यहाँ पर पता क्या होता है, वो जो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स वगैरह हैं या वर्कर्स हैं, मतलब कि वो डायरेक्टली एम्प्लॉयर के साथ बातचीत नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए वर्कर्स के वर्किंग आवर्स को लेकर के या लीव को लेकर के या सैलरी को लेकर के कुछ भी इशू हुआ है, तो वहां पर अब एम्प्लॉयज डायरेक्टली एम्प्लॉयर के पास नहीं जाएंगे, बल्कि एक ऑफिशियल यूनियन जो नेगोशिएटिंग यूनियन है या फिर जो नेगोशिएटिंग काउंसिल है, वो जा करके एम्प्लॉयर से इसके बारे में बात करेंगे और मामले को नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सबसेक्शन क्लियर। अच्छा, अब इसके सबसेक्शन 2 में कहा गया है, यार वैसे ना ये बहुत सीधी सी बात है, मुझे ना आप खुद ही बताओ, अगर मान लो एक फैक्ट्री है उसमें एक ही रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है बस, ठीक है, ये एक मान लो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है ए, बस ये एक ही है, तो नो डाउट यार इसी की ही जो नेगोशिएटिंग यूनियन है उसी के साथ ही सिर्फ एम्प्लॉयर बात करेगा, सीधी सी बात है, राइट। लेकिन अब सबसेक्शन 3 बोलता है कि उस यूनियन में, सॉरी उस फैक्ट्री में, लेकिन अब सबसेक्शन 3 बोलता है कि उस फैक्ट्री में एक ए यूनियन है
एंड एक बी यूनियन है। फ्रेंड्स कितनी है, एक ए यूनियन है, एक बी यूनियन है, मतलब कि 2 रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन आ गई। तो कहते अब एम्प्लॉयर दोनों में से किसके साथ नेगोशिएट करेगा। सबसेक्शन 2 बोलता था एक फैक्ट्री में एक ही यूनियन है, एम्प्लॉयर के लिए आसान था, ठीक है, बस उसी एक नेगोशिएटिंग काउंसिल के साथ बात कर लो। सबसेक्शन 3 कहता है भाई 2 ट्रेड यूनियंस हैं, एम्प्लॉयर सोचने पड़ गए किससे बात करूं। तो फिर यहाँ पर एम्प्लॉयर कहता, मतलब ये सबसेक्शन 3 कहता, जिस यूनियन की 51% से ज्यादा मेजॉरिटी होगी ना, उसके साथ एम्प्लॉयर नेगोशिएट करेगा। अब मान लीजिए टोटल 100 वर्कर्स है, ठीक है, वर्किंग आवर्स को लेकर के मान लो कोई बात है, जो भी टोटल 100 वर्कर्स है। ए वाली रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के 60 वर्कर्स सपोर्ट कर रहे हैं, बी वाली में 40 वर्कर्स सपोर्ट कर रहे हैं। बताओ मेजॉरिटी किसमें है, यस ए यूनियन के, तो ये मेजॉरिटी वाली हो गई। मतलब कि इन दोनों में से मुझे आप खुद ही बताओ जो एम्प्लॉयर है वो कौन सी नेगोशिएटिंग काउंसिल के साथ नेगोशिएट करेगा। यस ए वाली के साथ। क्यों, क्योंकि उसमें 51% मेजॉरिटी थी। क्लियर, तो ये सबसेक्शन 3 क्लियर हो गया, गुड। अब नेक्स्ट सबसेक्शंस की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट सबसेक्शंस में, जैसा कि हमने सबसेक्शन 3 में देखा था कि ए एंड बी में से ए में जो वर्कर्स थे वो मेजॉरिटी में सपोर्ट कर रहे थे, वो 60% सपोर्ट कर रहे थे एंड बी में 40। सबसेक्शन 3 में हमने देखा था कि 51% से ज्यादा कौन सपोर्ट कर रहा है, तो ए कर रही थी तो इसकी काउंसिल बन गई ए वाली यूनियन की, राइट, और बी वाली बाहर निकल गई। लेकिन सबसेक्शन 4 में थोड़ा और ट्विस्ट आ गया है फ्रेंड्स। यहाँ पर कहते अगर मान लो एक फैक्ट्री है, उसमें ना मल्टीपल यूनियंस है, मान लीजिए यूनियन ए, यूनियन बी, यूनियन सी, एंड तीनों में से किसी में भी 51% से ज्यादा सपोर्ट मिला ही नहीं, तो क्या काउंसिल नहीं बनेगी, बनेगी। अगर कहते मल्टीपल यूनियंस है एंड किसी में भी 51% से ज्यादा सपोर्ट है ही नहीं, तो फिर वहां देखा जाएगा मिनिमम 20% सपोर्ट है या नहीं। अब मान लीजिए जो यूनियन ए है उसमें टोटल मान लो 100 वर्कर्स थे, यूनियन ए में 40% सपोर्ट मिल गई, यूनियन बी में 35 मिल गई, यूनियन सी में 15% है। मुझे बताओ इन तीनों में से वो कौन से यूनियन है जिसमें 20% से कम सपोर्ट मिल रहा है। यस, यूनियन सी। क्यों, क्योंकि यूनियन सी में सिर्फ और सिर्फ 15% ही सपोर्ट मिली है, लेकिन सबसेक्शन 4 बोलता है कि कम से कम 20% होनी चाहिए। इसीलिए आप काउंसिल की इस दौड़ में जो सी ट्रेड यूनियन है वो हो गई आउट। तो मतलब कि अब वो जो काउंसिल है ए एंड बी यूनियन मिलकर बनाएगी। समझ गए। देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ना सबसेक्शन 2, 3, 4 एक बार रिपीट करती हूँ, आप लोग अब मेरे साथ साथ बोलोगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसेक्शन 2 में क्या बोला गया था कि एक यूनियन में, सबसेक्शन 2 में क्या बोला गया था कि एक फैक्ट्री में एक ही यूनियन है बस, तो उसी को ही सोलो एक नेगोशिएटिंग काउंसिल मान लिया गया था और एम्प्लॉयर बस उसी के साथ ही बात कर रहा था, ठीक। सबसेक्शन 3 में वो ये देख रहा था कि कौन से यूनियन में 51% से ज्यादा सपोर्ट है। जिस यूनियन में 51% से ज्यादा सपोर्ट थी उसी को ही काउंसिल मान लिया गया था और उसी के साथ ही एम्प्लॉयर बात कर रहा था, ठीक। सबसेक्शन 4 में मल्टीपल यूनियंस तो है लेकिन 51% की सपोर्ट कहीं भी नहीं थी, तो फिर यहाँ देखा गया कि 20% तक की सपोर्ट कहाँ से मिल रही है। तो जिन काउंसिल से 20% तक की सपोर्ट थी, मतलब 20 या उससे ज्यादा की, 20 से कम नहीं, तो वो वाली को ही हमने काउंसिल मान करके एम्प्लॉयर ने फिर उन्हीं के साथ बात करी थी, मतलब कि नेगोशिएट करा था। तीनों पॉइंट्स क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सबसेक्शन 5 की। सबसेक्शन 5 बोलता है कि काउंसिल ने, अब चलो काउंसिल्स मान लो बन गई है, वो जो नेगोशिएटिंग काउंसिल है या नेगोशिएटिंग यूनियन है, उन्होंने जो भी अग्रीमेंट कर लिया, मान लो वर्किंग आवर्स को लेकर के जो भी अग्रीमेंट हो गया, तो वो वैलिड माना जाएगा या नहीं। वो तभी माना जाएगा फ्रेंड्स जब उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मेजॉरिटी में अग्री होते हैं। मान लीजिए एक काउंसिल थी, इनका वर्किंग आवर्स को लेकर के अग्रीमेंट हो गया
उस काउंसिल में टोटल 5, कितने 5 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, 5 में से 3 रिप्रेजेंटेटिव्स उस अग्रीमेंट से अग्री कर रहे हैं, 2 डिसएग्री कर रहे हैं। बताओ यहाँ मेजोरिटी में क्यों है? यस, मेजोरिटी में अग्री हो रहे हैं, तो दैट मीन्स इनका जो भी अग्रीमेंट है वो वैलिड है। अब इसका उलट कर दो, अगर मान लीजिए 5 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 2 अग्री करते हैं, 3 डिसएग्री करते हैं, तो फिर वो अग्रीमेंट इनवैलिड हो जाना था। तो मेजॉरिटी का अग्री होना जरूरी है। क्लियर? अब हम इसके सबसेक्शन 6 की बात करते हैं। अब कहते हैं वो जो काउंसिल बनी है ना कि नेगोशिएटिंग काउंसिल, इसकी वैलिडिटी कब तक की होती है? तो यहाँ बताया गया है कि मिनिमम 3 इयर्स, मिनिमम कितनी फ्रेंड्स, 3 साल की वैलिडिटी होती है इनकी, जिसको एक्सटेंड करके आपस में अग्रीमेंट करके एक्सटेंड करके 5 साल तक कर दिया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक काउंसिल 2024 में बनाई गई है 2024 में, तो वो मिनिमम 2027 तक की उसकी वैलिडिटी है। हाँ, अग्रीमेंट हो जाए तो उसको 27 से और 2 साल 2029 तक एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन 5 साल से ज्यादा नहीं। क्लियर? लास्ट सबसेक्शन अब इसकी बात करता है फैसिलिटीज के रिगार्डिंग। क्या उस काउंसिल को कहते कुछ फैसिलिटीज मिलती है? यस, मिलती है। फॉर एग्जाम्पल उनको मीटिंग रूम दे दिया जाता है, नोटिस बोर्ड दे दिया जाता है, लाइक दैट। सो आई होप आप सभी को सेक्शन 14 अच्छे से क्लियर हो गया। एक और बात फ्रेंड्स, अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूले एंड लेबर लॉ की सभी एक्ट्स के फुल प्लेलिस्ट का एक्सेस लेने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन जरूर करें। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए एक्ट्स के तो आप गिवन नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 15। फ्रेंड्स, सेक्शन 15 कहता है, देखो इसमें ना हमने 4 सबसेक्शंस पढ़ने हैं। नंबर 1 सबसेक्शन में ना बात करी गई है जनरल फंड की। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ट्रेड यूनियन जो होती है ना, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, वो अपना जनरल फंड भी बनाती है, जिसमें जो रूल्स में अलाउड है ना, सिर्फ वही चीजों के लिए उस फंड का पैसा खर्चा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने ऑफिस का रेंट देना है, आपको सैलरी देनी है, कोई लीगल एक्सपेंसेस बेयर करने हैं, तो ठीक है आप कर सकते हो। मतलब जो जो चीजें रूल्स में अलाउड है ना, सिर्फ आप वही खर्चा कर सकते हो उस जनरल फंड में से। लेकिन पिंकू सोच रहा है, अरे यार मुझे ना नई कार खरीदनी है, चल फंड से पैसा निकालता हूँ, तो ये अलाउड नहीं है। समझे? मतलब अपने पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं कर सकते हो। तो सबसेक्शन 1 क्लियर। बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होना, सबसेक्शन 1 में हमने जनरल फंड की बात करी है, लेकिन अभी सबसेक्शन 2 में हम बात करेंगे एक पॉलिटिकल फंड की। ये जनरल फंड से अलग रहेगा पॉलिटिकल फंड। इस फंड में क्या है, जस्ट ये बनाया जा रहा है कि वर्कर्स को सिविक इश्यूज के रिलेटेड या उन्हें किसी रूल्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस दिलवाने के लिए जो खर्चा हो जाएगा, या उसका ना कोई उसमें कंपल्सरी भी नहीं है कि हर मेंबर को पैसा भी डालना जरूरी है उस पॉलिटिकल फंड में। समझे? तो एक तो जनरल फंड है, वो तो आपका इसी चीजों के लिए, आपको आपके ऑफिस के रेंट का खर्चा देना है, सैलरी वगैरह का खर्चा देना है, उस सब के लिए है। लेकिन पॉलिटिकल फंड एक एक्स्ट्रा ही फंड बनाया जा रहा है, लेबर रिफॉर्म्स के रिलेटेड, सिविक इश्यूज के रिलेटेड, बस वो सब के लिए। याद रखना, पॉलिटिकल फंड में हर एक मेंबर को पैसा देना कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी यूनियन में 100 वर्कर्स हैं, 60 वर्कर्स ने पॉलिटिकल फंड में पैसा डाल दिया, 40 वर्कर्स पैसा नहीं डाल रहे हैं, तो आप उनको कंपेल नहीं कर सकते कि डाल तू भी पैसा, इसमें क्यों नहीं डाल रहा है पॉलिटिकल फंड में। दूसरी बात, अगर मान लो वो जो 40 वर्कर्स है ना, जिन्होंने पॉलिटिकल फंड में पैसा नहीं दिया है, उन वर्कर्स के साथ सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने पॉलिटिकल फंड में पैसा नहीं डाला है, आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करने लग जाओगे। ये नहीं, जिन 60 वर्कर्स ने पैसा डाला है उनके साथ अच्छा बिहेव करोगे, उन्हें सारे बेनिफिट्स दोगे, और जिन 40 वर्कर्स ने पैसा नहीं दिया है आप उनको साथ रूड बिहेव करने लग जाओगे या उनसे बेनिफिट्स छीन लोगे। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। व्हाई? जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्योंकि पॉलिटिकल फंड में पैसा देना मैंडेटरी ही नहीं है, वो मर्जी है किसी मेंबर की, वो देना चाहता है दे, नहीं तो ना सही। क्लियर? अब नेक्स्ट सबसेक्शन यहाँ पे ये बताता है कि जो भी आपने मेंबरशिप की फीस, सब्सक्रिप्शन वगैरह होती है ना, ये सब कुछ भी रूल्स को फॉलो करते हुए ही आपको होती है, रखनी होती है। ये नहीं अपनी मन मर्जी आई आपने 1000 रुपया मेंबरशिप फीस रख दिया, ऐसा कुछ नहीं।
जो भी फाइन भी लगना है, मेंबरशिप की फीस वगैरह होगी, वो जो रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है उसके ही हिसाब से होगी। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 16। इसके भी 2 सब सेक्शंस हैं, बड़े ध्यान से समझना। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले बात करी गई है, मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चल रहा है, और उस दौरान अगर ट्रेड यूनियन ने या उसके किसी भी मेंबर ने कोई एक्शन लिया है एंड उनके एक्शन के अगेंस्ट जो एम्प्लॉयर है ना, वो सिविल कोर्ट जाना चाहता है, तो एम्प्लॉयर को बोला गया है रुक जा, तू नहीं जा सकता अगर ये 3 कारण की वजह से जाना चाहता है तो। अब जानने वाली फ्रेंड्स बात ये है कि वो 3 ऐसे कौन से रीजंस हैं कि एम्प्लॉयर क्या है, ट्रेड यूनियन या उनके मेंबर्स द्वारा लिए गए एक्शन के लिए सिविल कोर्ट नहीं जा सकता है। तो नंबर 8 पॉइंट, ये जो पिंकू है ना, पिंकू फ्रेंड्स, इनके ना यहाँ मान लो इसके ट्रेड यूनियन के ने इसको बोला है कि तू काम रोक दे, तू वर्क नहीं करेगा। ट्रेड यूनियन के कहने पर एक एम्प्लॉय ने अपना काम छोड़ा है। अब इसका एम्प्लॉयर बोला अच्छा तूने काम छोड़ दिया है, चला मैं सिविल कोर्ट, आप नहीं जा सकते हो। अगर एक एम्प्लॉय ने अपने ट्रेड यूनियन के कहने पर वर्क को छोड़ा है तो एम्प्लॉयर उसके अगेंस्ट सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता है। नंबर बी पॉइंट, अगर जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं या फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए अपनी सैलरी के रिलेटेड वो स्ट्राइक या प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब नो डाउट यार, जब स्ट्राइक होगी या प्रोटेस्ट होगा, विरोध होगा, तो जो भी बिजनेस चल रहा था या जो भी ट्रेड चल रहा था वो डिस्टर्ब तो होगा ही ना। एम्प्लॉयर बोलता है कि हमारे चलते चलाए काम को डिस्टर्ब कर दिया ये स्ट्राइक के चक्कर में, मैं सिविल कोर्ट जाना चाहता हूँ। एम्प्लॉयर यहाँ भी सिविल कोर्ट नहीं जा पाएगा। अब सी पॉइंट यहाँ पर ये कहता है कि अगर किसी के पास कोई राइट था, कोई हक था, उसमें इंटरफेयर कर दो तो यहाँ एम्प्लॉयर टोमो बोलता है कि मेरा पूरा हक है कि मैं अपने एम्प्लॉय से पूरा काम लूँ यार। लेकिन जो पिंकू एंड उसकी टोली है, ये एम्प्लॉयज कहते हैं कि हमें तो 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है, हम तो आपका काम नहीं करेंगे, हम चले स्ट्राइक पर। अब यहाँ पर टोमो कहता है कि ये इन्होंने गलत करा है, मैं चला गया था सिविल कोर्ट में, फिर टोमो को रोक दिया गया है कि तू सिविल कोर्ट नहीं जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एक सीधी एग्जांपल में बताऊं कि मान लीजिए एम्प्लॉयज को पिछले 2 महीनों से सैलरी नहीं मिली थी, इस वजह से वो लोग स्ट्राइक पर गए। मुझे बताओ उनके स्ट्राइक पर जाने पर काम रुका? यस। प्रोडक्शन रुकी? यस। एम्प्लॉयर को लॉस हुआ? यस। अब जब प्रोडक्शन रुक गई, काम रुक गई, एम्प्लॉयर को लॉस हो गया, वो तो भड़केगा ही, वो तो कहेगा ही मैं सिविल कोर्ट जाऊंगा, लेकिन वो नहीं जा सकता है। बस यहाँ यही बताया गया है। अब इसके हम सबसेक्शन 2 की बात करते हैं। सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर मान लीजिए ये पिंकू एंड सारी, मान लो ये टोली बना दो, ये टोली जो थी स्ट्राइक कर रही थी एंड इनकी ट्रेड यूनियन के जो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे, जो भी ट्रेड यूनियन थी, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस थी फ्रेंड्स, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस थी कि आपको जो भी आप ये विरोध कर रहे हो, स्ट्राइक कर रहे हो, पीसफुली करनी है, कुछ भी वायलेंस क्रिएट नहीं करनी है। लेकिन इनमें से 1-2 मेंबर्स को आ गया गुस्सा और उन्होंने क्या करा, कंपनी के या मान लो फैक्ट्री के कांच तोड़ डाले, उनकी चीजों का नुकसान करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर भी जो ट्रेड यूनियन है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी अगर ये प्रूव हो जाए कि ट्रेड यूनियन ने ऐसा, उसको पता ही नहीं था, मतलब वो ट्रेड यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव मेन मेंबर्स थे ना, मतलब उनको पता ही नहीं था कि बाकी ये वर्कर्स कुछ ऐसा कर रहे हैं, या फिर ये प्रूव हो जाए कि ट्रेड यूनियन ने तो साफ साफ इनको इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि ये सब कुछ पीसफुली करना है, कुछ भी नुकसान नहीं करना है। अगर ये बात प्रूव हो जाए तो ट्रेड यूनियन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, फिर पर्सनली बस वही वाले लोग ही लायबल होंगे इस चीज के लिए जिन्होंने वो तोड़फोड़ करी है। आई होप आपको ये दोनों सबसेक्शन अच्छे से क्लियर हो गए। गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 17। फ्रेंड्स, यहाँ पर पता क्या बताया गया है, देखो ट्रेड यूनियन के जो ऑफिस बेरर या जो मेंबर्स हैं, मतलब सीधी भाषा में बोलूं कि ट्रेड यूनियन में ये अग्रीमेंट हुआ है कि हमको दी नहीं गई है सैलरी पिछले 2 महीनों से, तो हम लोग क्या है, इन्होंने आपस में एक अग्रीमेंट कर लिया मेंबर्स ने
कि हम क्या करेंगे, अब से स्ट्राइक करेंगे, एम्प्लॉयर को अपना डिमांड लेटर देंगे एंड पीसफुली क्या है अपना प्रोटेस्ट करेंगे। ये जो यहाँ पर इन्होंने अग्रीमेंट करा है स्ट्राइक करने का, मुझे बताओ क्या इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए ही कर रहा है? यस, इन्हें सैलरी नहीं मिली थी तो इसीलिए इन्होंने ये स्टेप उठाया है। ठीक है, देखो स्ट्राइक का भले इन्होंने स्टेप उठाया है, साथ में एम्प्लॉयर को अपने डिमांड लेटर भेजने की बात कर रहे हैं, स्ट्राइक करनी है तो पीसफुली करने की बात कर रहे हैं, और इंटेंशन भी एकदम प्योर है कि हमको अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं, अपनी मांग पूरी करवानी है, वो भी पीसफुली तरीके से, और जो कि उनका हक बनता है कि 2 महीने की सैलरी नहीं मिली। तो यार क्या आप इनको पनिशमेंट दोगे? नहीं। तो यहाँ पर यही बताया गया है, अगर ट्रेड यूनियन के मेंबर्स आपके पास में कोई भी अग्रीमेंट करते हैं सेक्शन 15 के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, देन उनको आईपीसी के सेक्शन 120 बी के सब सेक्शन 2 के तहत पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। आप थोड़ा इसका उल्टा कर दो, अगर मान लीजिए ये ट्रेड यूनियन के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, 2 महीनों से हमको सैलरी नहीं मिली है, चल एम्प्लॉयर को जाके धमकी देंगे, स्ट्राइक करेंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे आज तो हम, ये अग्रीमेंट हुआ है। भले ही अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, भले ही अपनी सही मांग इनकी सही है कि हम हमारी सैलरी दो, लेकिन क्या इनका तरीका सही है? तोड़फोड़ करना क्या सही है? एम्प्लॉयर को धमकाना क्या सही है? नहीं। तो ये गलत हो गया, यहाँ पे पूरी इंटेंशन इनकी गलत हो गई। तो ऐसे केस में फिर इनको पनिशमेंट मिलेगी। तो मतलब कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए एग्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है, आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप वही काम इलीगल तरीके से करते हो तो फिर कहते पनिशमेंट से कोई नहीं बचा सकता। सो आई होप आपको सेक्शन 17 भी क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 18। फ्रेंड्स सेक्शन 17 एंड 18 थोड़ा मिलता जुलता ही है, तो सेक्शन 17 अब समझ चुकी हूँ, अब सेक्शन 18 को ध्यान से समझना सो दैट कंफ्यूजन ना हो। सेक्शन 18 यहाँ पर बोलता है कि यहाँ भी वही बात है कि ट्रेड यूनियन के अग्रीमेंट को ना आप गलत नहीं बोल दोगे अगर उसका कारण है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आपके अग्रीमेंट की वजह से जो बिजनेस है, जो या फिर जो ट्रेड है, उसका काम रुक गया है। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर अब एम्प्लॉयज पता क्या कह रहे हैं कि हमें सैलरी नहीं मिली है तो हम तब तक काम नहीं करेंगे, जब तक हमें सैलरी नहीं मिलती। मुझे बताओ क्या इससे बिजनेस जब वो ट्रेड था वो रुक गया? यस, रुक गया। तो ये अग्रीमेंट गलत नहीं बोलोगे आप कि काम रुक गया इनकी वजह से, इनका अग्रीमेंट ही गलत है। नहीं, वाई? क्योंकि यहाँ पर जो वो अग्रीमेंट हुआ है उन्होंने अपने हक के लिए वो बात करी है यार, अब दे देते सैलरी, ना रोकते वो काम, है ना? तो समझ गए आप, सिर्फ उनके अग्रीमेंट को इस वजह से मतलब गलत नहीं बोल दोगे कि उनकी एग्रीमेंट के चक्कर की वजह से आपका काम रुक गया है, ठीक है? तो इसमें बस इतना ही बताया गया है। वही हम सेक्शन 17 में बात कर रहे थे कि उनका जो अग्रीमेंट है अगर वो लीगल तरीके से कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए तो आप उन्हें पनिशमेंट नहीं दे सकते। 18 में हम बात कर रहे हैं कि आप उनके अग्रीमेंट को गलत नहीं बोल दोगे अगर उनके उस अग्रीमेंट की वजह से आपका काम रुक गया है। तो दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसमें भी आगे जो प्रोविजन बताया गया है सेक्शन 18 में, वो ये बोला गया है, मान लीजिए फ्रेंड्स इन्होंने बोला था ना कि हम अभी काम नहीं करेंगे जब तक हमें सैलरी नहीं मिलती। तो ये ना स्ट्राइक पे टोटल 100 वर्कर्स उतरे थे। हाँ जी, हम तो नहीं काम पे जाएंगे जब तक हमें सैलरी नहीं मिलती। हुआ क्या, 70 लोग तो अभी भी स्ट्राइक में हैं। 30 के कहते क्या ये स्ट्राइक स्ट्रोक, हम चले अपने काम पर। अब यहाँ पर ये बाकी के मेंबर चले गए कोर्ट के पास। किसके पास चले गए? ये चले गए कोर्ट के पास। कहते कोर्ट, ये हमारे जो 30 मेंबर्स मान नहीं ना रहे, इन्होंने हमारा एग्रीमेंट ही तोड़ दिया, ये दगा दे गए यार, ये तो चले गए वापस काम पर। तो ये बाकी के 70 मान लो, कोर्ट को कहते कि प्लीज इन्हें मना दीजिए, इन्हें वापस ले आइए हमारी ही टीम में, इन्हें मना लीजिए ना यार कि ये भी काम ना करें। अब यहाँ पे कोर्ट पता क्या बोलेगी, अभी मेरे पास क्यों आ रहे हो, आपस की बात है आपस में सुलझाओ। मतलब कि यहाँ पे कोर्ट कुछ नहीं करेगी, वो कहेगी नहीं जो लोग मान रहे मैं क्या करूं, तुम्हारी आपस के देखो अपने में। समझ गए? क्लियर हुआ? गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 19। यार अगर मान लो आप एक ट्रेड यूनियन ए के मेंबर होते और आपके मन में आता कि यार मैं ना अपने ट्रेड यूनियन के अकाउंट्स देखना चाहता हूँ, पता तो चले हमसे जनरल फंड में पैसा डलवाते हैं ये लोग, पैसा कहाँ जाता है, कितना खर्च होता है, जानना चाहते हो आप,
लेकिन क्या आपको लगता है कि आप वो अकाउंट्स चेक कर सकते हो? क्या आपको लगता है कि आपके यूनियन की जो मेंबर्स की लिस्ट है आप वो चेक कर सकते हो? बिल्कुल चेक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, आप उस ट्रेड यूनियन ए के मेंबर हो। तो याद रखना फ्रेंड्स, उस ट्रेड यूनियन का जो भी मेंबर है वो उस यूनियन के अकाउंट्स वगैरह, मेंबर्स की लिस्ट वगैरह ये सब चेक कर सकती है। लेकिन हाँ, मान लो मैं उस ट्रेड यूनियन ए की कुछ नहीं लगती हूँ, कोई मेंबर नहीं हूँ, लेकिन चेक मैं भी करना चाहती हूँ अकाउंट्स यार, क्या मैं चेक कर पाऊंगी? नो। वाई? क्योंकि मेरा उस ट्रेड यूनियन से कोई लेना देना नहीं है, मैं उस यूनियन की मेंबर नहीं हूँ। क्लियर हुआ? अच्छा, लेकिन आप वो जो अकाउंट्स चेक करना चाहते हो वो रूल्स के हिसाब से ही होगा। मतलब कि अगर मान लो रूल्स में लिखा है कि ठीक है आप अकाउंट्स चेक कर सकते हो लेकिन सिर्फ वर्किंग आवर्स में ही, तो डैट मीन्स आप अगर चेक करना चाहते हो तो आप वर्किंग आवर्स में ही देख पाओगे। अगर मान लो रूल्स में ये लिखा है कि आप वर्किंग आवर्स में चेक कर सकते हो लेकिन नोटिस देने के बाद, तो इसका मतलब आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। आप पहले नोटिस दोगे और फिर वर्किंग आवर्स में अकाउंट्स देख पाओगे। क्लियर हुआ ये सेक्शन भी? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 20। फ्रेंड्स, ये मिलिए जरा पिंकू से। ये पिंकू ना 15 इयर्स ओल्ड बॉय है, ये 15 साल का बच्चा है। यार ये 15 साल का है तो डैट मीन्स इसने अपनी 14 इयर्स की एज अटेन कर ली है। यस, ठीक है। और ये ना एक गारमेंट शॉप में काम करता है। क्या गारमेंट शॉप कोई खतरनाक काम वाली चीज है? नहीं ना, नॉन हजारियस यूनिट है। ठीक है। अच्छा, तो क्या ये जो ट्रेड यूनियन ए है उसका मेंबर बनना चाहता है तो बन सकता है? यस, तो फिर ये उसका मेंबर बन सकता है, राइट। क्या ये उस ट्रेड यूनियन के राइट्स एंजॉय कर सकता है? यस। क्या ये उस ट्रेड यूनियन के कोई डॉक्यूमेंट साइन कर सकता है? यस। क्या ये उस यूनियन के कोई भी फॉर्म, पेपर्स फिल या सबमिट कर सकता है? यस। फिर सेक्शन 20 हमें ये बताता है कि अगर कोई भी पर्सन जो कि अपनी 14 इयर्स एज जो है अटेन कर चुका है और वो किसी भी नॉन हयाडियस एस्टेब्लिशमेंट में वर्क करता है। हयाडियस आप जानते हो जो खतरनाक होती है, लाइक कोई डेंजरस केमिकल प्लांट या कोई डेंजरस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जो बंदा वहां काम नहीं करता, नॉर्मली किसी शॉप में, किसी ऑफिस में, किसी स्मॉल वर्कशॉप में या किसी नॉन डेंजरस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जहां कोई खतरा खुतरा नहीं होता है, ऐसी जगह पर जो पर्सन काम करता है तो उसको राइट मिल जाता है। अगर वो यूनियन का मेंबर बनना चाहता है तो वो बन सकता है एंड बाकी मेंबर्स की तरह वो भी यूनियन के सारे राइट्स को एंजॉय कर सकता है, जैसे कि अब ये एंजॉय करेगा पिंकू। क्लियर हो ये सेक्शन भी? सो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।